साथियों, कोरोना की महामारी एक बार फिर से सामने आ रही है। देश त्राहिमाम कर रहा है, कई सवाल जहन में उठ रहे हैं। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना को लेकर कितनी ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं, आज उन तमाम सवालों का जवाब लेकर हम आपके बीच मौजूद हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। कुछ इधर में हमारे साथ कुछ खास देश भर के कुछ खास डॉक्टर्स जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि इस बार का कोरोना, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना कितना खतरनाक है, आपको कितनी तैयारी की जरूरत है और इससे कैसे बचा जा सकता है, कब तक इस पर काबू पाया जा सकता है। इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। लेकिन बीते 24 घंटे की अगर बात करें, ये बेकाबू कोरोना किस तरीके से लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, जरा ओवरऑल जो परिस्थिति बनी है उस पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। देश में कोरोना बीते 24 घंटे में कुल नए केस 1.99 लाख यानी लगभग 2 लाख के करीब ये केस पहुंच चुके हैं, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ देश में बीते 24 घंटों में मरने वालों का जो आंकड़ा है, मौत का जो आंकड़ा है, वो 1000 पार कर गया है। इस आंकड़े पर रोक कैसे लगेगी, यह भी बड़ा सवाल है। इन सब के बीच बीते 24 घंटे में देखिए रिकवरी रेट भी सामने आ चुका है। ऐसा नहीं है कि लोगों की सिर्फ मृत्यु हो रही है, अगर केसेस नए सामने आ रहे हैं तो लोग इस कोरोना पर अपनी इम्यूनिटी को हावी करते हुए ठीक भी हो रहे हैं। अब तक जो कुल संक्रमितों की संख्या है वो 1.40 करोड़ तक पहुंच चुकी है। रेट ऑफ रिकवरी जरा एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। अब तक 1.24 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, यानी रेट ऑफ रिकवरी भी अच्छी खासी है। देश में कोरोना की ये परिस्थिति जो इस वक्त सामने आई है वो कई सवाल खड़े करती है। खास तौर से हम मेट्रो की अगर बात कर लें, वो बड़े 4 हॉटस्पॉट की अब हम आपको की तस्वीरें भी जल्दी जल्दी दिखाते हैं, जहां पर खास तौर से कोरोना संक्रमितों की संख्या न केवल बढ़ी बल्कि कोरोना से मौत का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। सबसे पहले देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। देखिए आपके सामने जो ग्राफ है इसे जरा समझने की कोशिश करिएगा। 3 दिनों का ये आंकड़ा है। 12 अप्रैल को जहां 11,491 केसेस आए थे, जिसमें 7,665 लोग ठीक भी हुए हैं, 72 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं 13 अप्रैल को 13,468 केसेस आए, लेकिन 7,972 लोग अब तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। हाँ, इतना जरूर रहा कि 81 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 14 अप्रैल की अगर बात करें तो 14 अप्रैल को 17,282 केस सामने आए, लेकिन रेट ऑफ रिकवरी 9,952 रही। 104 लोगों की मौत हुई है। अगर केसेस आ रहे हैं तो इन केसेस के साथ आप देखिए कि रेट ऑफ रिकवरी भी, जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या भी सामने आने पर एक खुशमिजाज तस्वीर भी सामने आती है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर खास तौर से अगर बात करें तो 12-13-14 की अगर हम बात कर लें तो 12 अप्रैल को जहां 13,604 केसेस आए, 3,197 ठीक हुए, 72 लोगों की जान गई। केस बढ़ता है। 13 तारीख को 17,963 केस सामने आते हैं, 3,474 लोग ठीक हुए, 85 लोगों की जान चली गई। वहीं आंकड़ा बढ़ता है संक्रमितों का। 14 अप्रैल को 20,439 केसेस सामने आए, जिसमें से 4,517 लोग ठीक हो गए, लेकिन 67 की मौत भी हुई। इसी उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे जिले हैं जहां 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आए हैं, जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो आप देखिए 5,433 केसेस यहां पर से आ चुके हैं, 13 लोगों की मृत्यु हुई है, 1,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। सेकेंड हॉटस्पॉट है प्रयागराज, जहां से 1700 केस अब तक आ चुके हैं, 556 लोग ठीक हो चुके हैं, 10 की मृत्यु की खबर है। वहीं तीसरा काशी से, वाराणसी से 1,585 केसेस, जिसमें से 480 लोग ठीक हुए हैं, 3 की मृत्यु की खबर है। आपको 2 हमने बड़े जो राज्य हैं, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात कर ली, देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात कर ली, और अब देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की तस्वीर, जहां पर सबसे ज्यादा भयानक स्थिति बनी हुई है। यहां पर आप देख लीजिए 3 तारीखों की में किस तरह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। 51,751 संक्रमित सामने आए, लेकिन देखिए 52,300, इसमें काफी लोग इसमें ठीक भी हुए हैं। 13 अप्रैल को देखिए 60,212 लोग
संक्रमित हुए, लेकिन 31,624 लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं 14 अप्रैल 58,952 संक्रमित, ठीक होने वालों की संख्या 39,624। कुल मिलाकर अगर मौतों का आंकड़ा देखें तो इन 3 दिनों में 200 से लगातार हर रोज अगर देखें तो 200 से 250 लोगों की मृत्यु हो रही है। खासतौर से हॉटस्पॉट की बात की जाए तो पुणे, मुंबई और ठाणे, ये 3 ऐसी जगहें हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इन्हीं ग्राफिक्स के साथ आइए चलिए जरा मेहमानों से भी, और डॉक्टर्स समिट क्योंकि है ये, खास तौर से हम तमाम डॉक्टर्स से बात करने वाले हैं। हम उनसे बात करें उससे पहले जरा छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में भी 12, 13, 14 तारीखों में देखिए स्थिति कैसी है। 13,576 केस सामने आते हैं, जिसमें से 4,865 लोग रिकवर हो गए हैं, 132 की मृत्यु हुई है। वहीं 13 तारीख को 15,121 संक्रमित सामने आए, लेकिन 4,682 ठीक हुए। 14 अप्रैल को 14,250 के सामने आए, संक्रमितों की संख्या थी 4,633 लोग ठीक भी हुए, 120 की मौत हुई है। 3 जो खास जिले हैं यहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हॉटस्पॉट बनी हुई है। दुर्ग और राजनांदगांव में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति है। और हमारे साथ डॉक्टर राजेश भारद्वाज इस वक्त जुड़ रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल से, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर भारद्वाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये जो परिस्थिति बन रही है, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जो सामने आया है, ये कितना खतरनाक है इससे, क्योंकि लोगों में भय पहले से कहीं ज्यादा हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सेकेंड वेव बहुत खतरनाक है, पहले वाली वेव से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन आया है ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी कि जल्दी ट्रांसमिट होता है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। दूसरी बात ये है कि इतनी जल्दी नंबर्स बढ़े हैं कि वो एल्गोरिथमिक प्रोग्रेशन उसका होगा और लोग इन्फेक्ट होते जाएंगे। इस न्यू स्ट्रेन की वजह से ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, और तकरीबन हर 15 मिनट में मुझे एक फोन आ रहा है, ये सिम्टम है, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, दवाई सजेस्ट करिए, बुखार है, खांसी है, बदन में दर्द है। तो बहुत ज्यादा फैली हुई है बीमारी अभी। एक बात तो जरूर है कि एक भय जरूर है लोगों में, जो तस्वीरें बन रही है। आपने भी कहा कि खतरनाक है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना की, जो ये कोरोना का कहर है, ये जो लहर है। लेकिन इन सब के बीच हमने अभी जो आंकड़े सामने रखे, उसमें रिकवरी रेट भी अच्छा खासा है। तो हम खाली ये कहें कि खतरनाक कोरोना है, लोग डर से भी आधे बीमार पड़ जा रहे हैं। डॉक्टर, यहाँ पे हमें उस बात का भी जिक्र करना चाहिए कि रेट ऑफ रिकवरी भी अच्छी है। लोगों की इम्यूनिटी पावर जिसका जिक्र लगातार हो रहा था, अभी वो खत्म नहीं हुई है। तो इसमें 2 चीजें होती है। जब वायरस म्यूटेट करता है तो 2 चीजें म्यूटेट करती हैं वायरस में। एक है वो कितनी जल्दी एक से दूसरे को ट्रांसमिट होता है, और दूसरा है वायरस की विरुलेंस बढ़ती है कि नहीं। वायरस की नॉर्मली अपनी बेनिफिट में है कि अपना विरुलेंस ज़्यादा ना बढ़ाए, क्योंकि जितना वो विरुलेंट होगा उतने मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी और उतना वायरस की ट्रांसमिशन कम होगी। तो इस नए वायरस में और स्ट्रेन में ट्रांसमिशन ज़्यादा है, लेकिन विरुलेंस तकरीबन उतनी ही है जितनी पुरानी वायरस की थी। जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अब थोड़ा चर्चा का विषय बन चुकी है, और आप मेडिकली ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कि कोरोना के वेरिएंट को लेकर, जो न्यू वेरिएंट है उसे लेकर बात हो रही है कि वो जल्दी जल्दी परिस्थिति के हिसाब से अपना वेरिएंट बदल रहा है। क्या ये ज़्यादा खतरनाक स्थिति है? क्योंकि हमारी बॉडी तो एक लिमिटेड टेम्परेचर को धीरे धीरे समझेगी, लेकिन कोरोना का ये न्यू वेरिएंट कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी अपनी परिस्थिति को, अपने आप को बदल रहा है। क्या ये खतरनाक स्थिति है? असलियत ये है कि वायरस म्यूटेट होते हैं, अपने नॉर्मल टेन्योर पे वो म्यूटेट होते हैं, लेकिन क्योंकि ये महामारी के तौर पे वायरस स्प्रेड कर रहा है तो इसलिए म्यूटेशन थोड़ी जल्दी है। लेकिन अगर आप देखें, जो फ्लू वैक्सीन हम लगाते हैं, क्यों हम हर साल नया फ्लू वैक्सीन लगाते हैं? क्योंकि हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस म्यूटेट होता है और उसके लिए नया वैक्सीन बनाया जाता है उस स्ट्रेन को पकड़ के, और वो वैक्सीन भी 40 to 60% लोगों में ही इन्फेक्टिव होता है। तो ये वाला जो नया स्ट्रेन है, वायरस की आदत है म्यूटेट होने की, और वो नॉर्मल सीक्वेंस है वायरस की। जी, खास तौर से अगर बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमने शुरू से कहा, आप लोगों के जरिए हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। जब कभी भी हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हम दवाइयों की तरफ भागते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के अंदर भी
कुछ आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ें होती हैं, योग प्राणायाम जैसी चीज़ें होती हैं जिससे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बतौर डॉक्टर क्या आप इस बात से पूरा सहमत हैं कि सिर्फ दवाइयों से ही कोरोना का इलाज संभव नहीं है, खुद में भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो अगर आप WHO और ICMR की वेबसाइट पढ़ें और उनकी रिकमेंडेशन देखें, 1-2 दवाइयाँ ही रेकमेंड की हैं और वो भी लेट स्टेज में जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है। तो कोरोना वायरस के खिलाफ कोई रेकमेंडेड दवाई है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, योग करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करने से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, न्यूट्रिशियस फूड। नंबर 2, रेस्ट एडिक्वेटली, मतलब आपने अपने 7-8 घंटे सोना है। और नंबर 3, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी। इन 3 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपके शरीर को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और मैं देख रहा हूँ आजकल प्रिस्क्रिप्शंस जो पेशेंट लेके आ रहे हैं, 3-3, 4-4 सप्लीमेंट लिखे हुए हैं, वो शरीर कैसे टॉलरेट करेगा? जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो पेशेंट्स बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद ज़रा ध्यान से सुन लें कि एक डॉक्टर अगर आपको ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स नहीं, लिमिटेड मेडिसिन और सबसे ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कर्फ्यू की, सेल्फ लॉकडाउन की ज़रूरत है। डॉक्टर, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि देश भर में लॉकडाउन की परिस्थिति बन चुकी है, केवल लॉकडाउन लगा देने से कोरोना पर रोक लगाई जा सकती है या फिर सबसे पहला लॉकडाउन खुद पर लगाने की जरूरत है, खुद पर सेल्फ कर्फ्यू लगाने की जरूरत है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मेरा तो ये आपका ये कहना और लोगों को ये सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी हो तभी बाहर जाना है, तकरीबन जो हो सके घर से ही करना है। जहाँ तक कोशिश है वर्क फ्रॉम होम करना है। अगर कुछ ऑर्डर भी करना है तो ऑनलाइन ग्रोसरीज ऑर्डर करने की कोशिश करें अगर वो सुविधा आपके पास है। अगर आप बाहर गए तो मास्क ज़रूर पहनना है आपने, क्राउडेड प्लेस अवॉइड करना है, लोगों से 2 मीटर दूर रहना है, हाथ को साबुन पानी से ज़रूर धोना है जब आप घर वापस आओ, और बाहर हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें जिसमें मिनिमम 70% अल्कोहल हो। जी, और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आज देश आपको सुन रहा है, डॉक्टर्स जो बात कह रहे हैं उसे देश सुन रहा है, समझ रहा है। खास तौर से ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी लोगों को कोरोना संक्रमण हो रहा है। इसका मेन आप क्या रीजन देख पा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले तो कुछ लोग जो वैक्सीन लगाते हैं उनको अगर इन्फेक्शन हुआ तो शायद सेकेंड डोज लगने से पहले हो जाता है। तो अगर वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में आपको इन्फेक्शन आ गई तो आप इन्फेक्ट हो गए। ये हमने देखा है, खासकर एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन 6 हफ्ते के बाद अपनी इम्यूनिटी दिखाता है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है, बीच में भी जब ट्रायल्स चल रहे थे तो कुछ लोग वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव निकले थे, उनको इन्फेक्शन हुई थी, लेकिन ये तब हुई थी क्योंकि उनमें ट्रायल में कुछ थे जिनको प्लेसिबो मिला था और वैक्सीन नहीं मिला था। तीसरी बात, कोई भी वैक्सीन आपको नहीं प्रॉमिस कर रहा कि हम 100% इफेक्टिव हैं, 70%, 80%, 90%। तो उन परसेंटेजेस से ही हमको अनुमान आता है कि कोई तो इन्फेक्ट होगा। जी। चौथी बात, जो नया स्ट्रेन आया है, इट इज पॉसिबल कि कुछ वैक्सीन इस नए स्ट्रेन के खिलाफ इतने इफेक्टिव नहीं है और शायद लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन हो सकती है। जी, चलिए डॉक्टर राजेश भारद्वाज हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश से भी जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेश प्रजापति, MBBS MS है। डॉक्टर राजेश प्रजापति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप किस तरह से कोरोना के इस न्यू वेरिएंट को देख रहे हैं? ये जो कोरोना का कहर जैसे कहा जा रहा है, दूसरी जो लहर है वो बहुत खतरनाक बताई जा रही है, एंटीबॉडीज पर किस तरीके से प्रभाव डाल रही है, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो? जी नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, जो कोरोना का नया वेरिएंट है जिसको B1617 नाम दिया गया है, बेसिकली B117 जो यूके वेरिएंट था, यूके वेरिएंट के बारे में कहा यह जाता है कि यूके वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी, मतलब लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता ज्यादा है। और जो साउथ अफ्रीकन ब्राजीलियन वेरिएंट था, ब्राजील में जो वेरिएंट देखा गया था, उसको बारे में कहा जाता है कि आपके इम्यून सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। तो ये जो दोनों म्यूटेशन है अब कंबाइन होकर B1617 एक नया वेरिएंट है जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू, अभी जो महाराष्ट्र में जो केसेस आ रहे हैं 60% केसेस में जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू पता चला। और ये बात काफी दिनों, मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले रिपोर्ट में भी आई थी
कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू पता चला था कि देश के जो 18 राज्य हैं उनमें जो डबल म्यूटेंट वायरस है ये प्रचलन में है। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज आ रही थी कि वायरस म्यूटेट होगा, और जैसा कि 1917 से लेके 1919 के बीच में जो स्पेनिश फ्लू का पैंडेमिक था उसमें हमने देखा था, इतिहास जिस तरह से गवाह रहा है कि वायरल फीवर के पैंडेमिक्स होते हैं ये करीब 1-2 साल चलते हैं। तो कुल मिला के हमें ये उम्मीद थी कि दूसरी लहर आएगी और म्यूटेंट वायरस आएगा। इस समय समस्या क्या हो रही है कि हमारा जो जनसंख्या है, कहा यह जाता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन के अंदर एटलीस्ट 70% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर किसी भी तरह से इम्यूनिटी है, मतलब लोग प्रतिरोधक क्षमता है वायरस के खिलाफ, भले ही उन्होंने वो इन्फेक्ट होके या बीमारी से ग्रसित होके पाई हो या उनको वैक्सीन के थ्रू मिली हो, जब तक 70% लोगों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी वायरस इसी प्रकार से अपना स्वरूप बदल के अलग अलग वेव्स में आता रहेगा। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ऐसी थी कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, लगभग 80% पॉपुलेशन ऐसी थी। इस वजह से ये वेव बहुत तेजी से आई और समझने का लोगों को मौका नहीं हुआ। और लखनऊ जैसे शहर में आज हालत ये है मैडम कि शमशान घाट में लाशें आ रही हैं 102, 103, और जो सरकारी आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि साहब 55-60 लोग बने। तो कुल मिला के जो विसंगति है, क्योंकि लाशें झूठ नहीं बोलती, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि बहुत बिल्कुल डॉक्टर प्रजापति, मेरा सवाल बस इसी से जुड़ा हुआ था और बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, क्योंकि हम बात उत्तर प्रदेश एक ऐसे राज्य की कर रहे हैं जो आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। जब पहली बार कोरोना देश में आया था, उसने दस्तक दी थी, तो ये देखा गया था कि उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से कंट्रोल किया गया। ये अनकंट्रोल्ड सिचुएशन क्यों आई? एक डॉक्टर होने के नाते अगर मैं उत्तर प्रदेश की परिस्थिति के हिसाब से अब आपसे समझना चाहूं तो यह अनकंट्रोल्ड स्थिति उत्तर प्रदेश में क्यों होती चली गई कि आज तस्वीर बिल्कुल बदरंग है वहां पर? देखिए, जब महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संबंधित आंकड़े जैसे नंबर बढ़ना शुरू हुए, उसी वक्त पूरे देश को अलर्ट हो जाना चाहिए था। और जो इंटर स्टेट कम्युनिकेशन है, इंटर स्टेट जिसे बोलते हैं आवागमन, उस पर थोड़ा रोक लगानी चाहिए थी। फिलहाल क्या हुआ कि ये जो वायरस जो महाराष्ट्र में जो पहली बार डिटेक्ट हुआ पुणे एरिया में, जिसे शुरुआत में हम लोगों ने पुणे स्ट्रेन नाम दिया था, अब ये पूरी तरह से पूरे देश में फैल गया। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ा वर्ग, जो से हम माइग्रेंट लेबरर्स की बात करते हैं, पलायन करने वाले जो मजदूर जो महाराष्ट्र और दिल्ली में काम करते हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे भाइयों का, वो अब वापस आ रहे हैं। तो ये जो म्यूटेंट वायरस है, अब ये वायरस हमारे जो इंटीरियर इलाके, हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां तक भी पहुंचेगा। और जो अभी की स्थिति है, अगर सरकार चाहती, और जो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगीनाथ जी की सरकार ने जिस प्रकार से बहुत शुरुआत में अच्छा काम किया और WHO से उनको वाहवाही भी मिली, लेकिन जो नवरत्न थे सरकार के, जो टीम 11 बनाई गई थी, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वो सजग नहीं है। देखिए, बीमारी और आपके बीच में सिर्फ एक चीज जरूरी होती है कि आपको सजगता रखनी खुद से सजग होने की जरूरत थी। अगर हमने सजग रहते तो ये परिस्थिति नहीं आ पाती। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रजापति, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने यहाँ सामने रखी। खुद से सजग होने की जरूरत थी, सेल्फ कंट्रोल होने की जरूरत थी, लेकिन वो परिस्थिति नहीं बनी, जिसकी वजह से आज ये तस्वीर सामने है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है।